अब ब्यूटीफुल थिंग्स और सिविलाइजेशन में 4-5 चीजें आ गई हैं। एक चेयर वहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफिस। अच्छा आगे आ जाए। मैन हैज अ बेटर चांस टू डू दीज थिंग्स देन ही एवर हैड बिफोर। आज का इंसान के पास ज्यादा चांस है कुछ करने के लिए। ही हैज मोर टाइम, मोर एनर्जी, लेस टू फियर एंड लेस टू फाइट। छोटा स्टूल उसके पास एनर्जी भी ज्यादा है और उसके पास टाइम भी ज्यादा है। मैं बता रहा हूं कि हमारे जमाने में ये चीजें इस तरह से आज टाइम जाके दे दिया है और वो बात इन्होंने फैसिलिटेट कर दिया है। 1 मिनट सब्र करो सब्र। Let's do that. If we will give us this time and energy, we will sustain the have work for this to making more beautiful. उसके लिए कितना वक्त आपको मशीन में सेव करके दिया है, उसमें आपने खूबसूरत चीजें बनानी है और खूबसूरत चीजें क्या है? सिंगलाइज होना। सिंगलाइज होना क्या है कि आप एक करेक्टली इक्वालिटी लेकर आए, राइट वे में चले, जस्टिस को प्रमोट, अब इतना सारा to find out more and more about the it means आप चीज़ों के बारे में और एक्सप्लोरेशन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपका तो ये चाहिए कि इन्होंने आपको क्या किया है? आप लोगों को चीज़ों के बारे में नहीं to removing the causing of quarrel between nations। हम ये टाइम किस चीज में लगाएं कि कॉम्प्लेक्स टू लड़की है, इनके पीछे झगड़ों की रीजन क्या है? टू डिस्कवरिंग हाउ टू प्रिवेंट पॉवर्टी। अच्छा सवाल आया था कि पॉवर्टी एलिवेशन प्लान दे अपना, आप कैसे एलिवेट करेंगे? वो खुद भी जिक्र कर रहा है, वो खुद भी कमेंट्री कर रहा है। अब आपका प्लान और इसका प्लान यूं मैच करना चाहिए कि वो इसी की कंटिन्यूटी में आपका प्लान आ जाना चाहिए, ना कि आप अपना 5 नुकरगाती एजेंडा अलग से दे दे के बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम होना चाहिए, येलो टैक्सी या ना स्कीम होनी चाहिए, इसकी होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे जितने भी केडी जैसे बच्चे हैं इनको अरब के हाथों भेज देना चाहिए कि ये जनाब मुल्कों के देशों में काम आया और हमें जरा मुबादला मिले। तो इस तरह की अपनी जो है ना वो चीज़ें नहीं बतानी शुरू कर देनी, उसी की सिंक्रोनाइजेशन में चलना है आपने। Then I think our civilization would undoubtedly be, as it would be the most lasting that there has been। अब हमने पैसेज पढ़ लिया, आप मुझे बताएं जितने सवाल थे उनके पूरे पूरे आंसर उस तरह से नहीं मौजूद जिस तरह से आपको पिछले पैसेजेस में पहले मिल जाते थे। आपने मेरे साथ 2012 वाला भी किया है, फियर और चिल्ड्रन और डार्कनेस वाला, आपने 2011 वाला भी किया है, आपने 2008 वाला भी किया है, कई बच्चों ने 2002 और 2017 वाला भी किया है। तो अब उनमें हमें स्ट्रेट आंसर मिल जाता था, यहाँ पर वो हिंट थ्रो कर करके ना आपकी इनपुट साथ लिए जा रहा है हर चीज में। एक फ्रेज, एक सेंटेंस, एक लाइन उसने दे दी, आगे आपके ऊपर छोड़ा कि आप ऐड करो। एक चीज उसने दे दी, आगे आपको छोड़ा कि उसमें आप ऐड करो। एक चीज उसने जोड़ी, फिर उसने कहा कि आप उसके अंदर कुछ ऐड करो। क्यों बेटा ऐसे ही? वो आपका कोड देख रही थी बेटा, इतना प्यारा कोड कहाँ से लीजिए बेटा जी? मैनचेस्टर से? अच्छा मानसेरा से, मैनचेस्टर से आया होगा तो मानसेरा में मिल गया। नहीं बेटा मुझे देख के लग रहा है I personally believe ये लाइट चल तो नहीं रहा। कोई बात आगे बढ़े। अच्छा अब इसमें जो पहली ट्रिक थी ना वो ये थी बेटा कि मैंने बताया कि आप लोगों ने 2012 वाला किया, 2011 वाला किया, 2002 या 2008 और 2017, उसमें डिफरेंट सिनेरियोस थे कि स्ट्रेट आंसर पड़ा होता था 4 लाइनों में। अब वो आंसर देना शुरू हो गया है डिफरेंट एरियाज के अंदर।
अब आप उस तरह से 2012 में जैसे स्ट्रेट अटेंशन पैनल बना लेते थे कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहले का जवाब है, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरे का जवाब है, यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरे का जवाब है। अब अटेंशन पैनल शायद उस तरह से वर्क ना करे। आपको जैसे सवाल पढ़ के उससे रिलेटेड जितना एरिया है ना वो आपको हाईलाइट करके अंडरलाइन करना पड़ेगा कि हो सकता है कि पहले सवाल का जवाब शुरू में भी हो, एंड में भी हो, दूसरे सवाल का जवाब शुरू में भी हो, मिड में भी हो, तीसरे का जवाब पहले आ रहा हो, चौथे का बाद में आ रहा हो, सॉरी चौथे का पहले आ जाए और तीसरे का बाद में आ जाए। तो ये डिफरेंट उसकी जो है ना वो वैरायटी चलेगी क्वेश्चन आंसर। अच्छा, अब मशीन, अब मैंने ये सारा एरिया हाईलाइट किया। सवाल था कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग मशीन्स आर सर्वेंट्स द ऑथर सेज दे हैव बिकम आवर मास्टर, इन व्हाट सेंस हैज दिस कम अबाउट। पेपर में इतना वक्त नहीं होना आपके पास कि आप ये सारा एरिया पहले निकाल के अलग लिख के, जैसे मैंने बड़े तरीके से इसको सलीके से अलग कर लिया है। आपने इन तमाम लाइंस को बेसिकली अंडरलाइन या हाईलाइट करके नंबर 1 का रेफरेंस देते जाना कि इसमें नंबर 1 से रिलेटेड स्पेसिफिक आंसर मौजूद है। द राइटर मॉन्स दैट इन ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ वी आर मशीन। ये बात हमें यहाँ से मिल गई, शुरू से डायरेक्ट ये तो पढ़ी है ना हमने। A lot of efforts is required to live in the mechanized world. Therefore, we spend our money and time for machines, maintenance and smooth. अच्छा, ये लाइन तो कहीं नहीं लिखी होती, spend our money and time for machines, maintenance. Fed with coal, petrol to drink, temperature, with range. मतलब ये सारे वो हिंट्स दिए थे उसने कि जिसको आपने वन लाइनर में लाके फिर सम अप करना था। ये थी अब आपकी उसके ऊपर एक क्रिटिकल थिंकिंग कि आपने उनको कैसे आपस में सिंक्रोनाइज करना है। कि वो कह रहा है कि कैसे मशीन हमारी मास्टर बन गई है, उसका जवाब तो बताना था ना हमने। पहले तो हमने स्ट्रेट बता दिया कि राइटर मॉन्स दैट इन ऑलमोस्ट एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ वी आर मशीन डिपेंडेंट। हाउ, कैसे हम ये अपना सारा वक्त मशीनों को दे रहे हैं। A lot of efforts is required to live in this mechanized world. अब पहली बात ये आ गई कि हम बहुत सारी अपनी एफर्ट किस में लगा रहे हैं, इस मैकेनाइज्ड वर्ल्ड में रहने के लिए। कैसे लगा रहे हैं? अगला जवाब ये, अब आपकी इन्फ्लुएंस के थ्रू, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू। ये सारे पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं कि जिनसे मुझे ये आइडिया मिला है कि उसको गुड टेम्पर में रखना है। अगर वो गुस्से में आ जाए, जैसे बॉस गुस्से में आ जाए और बाद में सबऑर्डिनेट के ऊपर सारा गुस्सा निकलता है, तो मशीन गुस्से में आ गई तो आप पे गुस्सा निकालेगी। उसको गुस्से में नहीं आने देना, उसका टेम्परेचर कंट्रोल रखना है, उसको पेट्रोल बोल देना है, उसको पेट्रोल देना है। ये वो सारी चीजें थी जिसने ये इन्फर किया कि देयरफॉर वी स्पेंड आवर मनी एंड टाइम फॉर मशीन्स, मेंटेनेंस एंड स्मूथ। इस चीज ने हमें उसका डिपेंडेंट या स्लेव बना दिया कि हम सारा वक्त उसको मेंटेन करने में, उसको अपडेट करने में, उसको हम लोग ठीक रखने में लगा देते हैं। तो फिर इन अ वे मशीन हमारा ज्यादा वक्त ले रही है, ना कि हम मशीन से ज्यादा वक्त फैसिलिटेट हो रहे हैं। हम अपना सारा वक्त, सारी एनर्जी, सारा पैसा वो लगाई जा रहे हैं मशीन को ऑपरेट करने में। इफ वी डोंट डू दिस, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, वी मे फेस ग्रेट। अच्छा, फिर वो ऊपर सारा बता रहा है कि अगर हम ऐसा, जैसे बॉस अगर गुस्से में आ जाएगा नुकसान होगा। गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया रोड के ऊपर, आपने अगर अपने उसको नहीं चेक किया टाइम पे और अब आप खड़े हैं देरी रात में, तो क्या होगा? नुकसान। टायर की हवा नहीं ठीक तरह से चेक की आपने और आप चल पड़े हैं और टायर फट गया, तो फिर क्या होगा? नुकसान। तो हम इसलिए हर चीज को बड़ा अपडेटेड रखते हैं, बड़ा उसको सेट रखते हैं ताकि हमें किसी नुकसान का सामना ना करें। दिस इज व्हाट हैज मेड अस स्लेव टू द मशीन्स, कि हम अपनी सारी एनर्जी इसमें लगा रहे हैं मशीन को स्लेव उसमें अपडेट कर रहे हैं। जी नौजवान सर, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज कर सकते हैं? कॉम्प्रीहेंशन में आप यूज कर सकते हैं। प्रेसी में बहन है, फर्स्ट पर्सन भी और सेकंड पर्सन भी। प्रेसी में हमेशा थर्ड पर्सन नरेशन होती है, बट इन कॉम्प्रीहेंशन यू आर सपोज और यू आर अलाउड कि आप फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन अगर आपको कहें, तो उसमें तो वो डायरेक्ट कह भी रहा होता है कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर ओपिनियन, गिव योर जस्टिफिकेशन। तो इस मीन कि आप जब वो खुद कह रहा है कि अपनी ओपिनियन दें, अपना इनपुट दें, तो फिर आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा। अब ये जो क्वेश्चन का आंसर हमने बनाया ना, ये बेटा आपकी सारी क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बनना है। अगर आप समझेंगे ना कि उधर से कॉपी पेस्ट कर लेंगे
या उधर से आप निकाल लेंगे तो ये फिर वही बात है कि नहीं काम करेगा। पैसेज पढ़ के मैंने ये सारा एरिया इसलिए हाईलाइट कर दिया कि हमें पता चल जाए कि मशीन का काम तो ये था कि हमें फैसिलिटेट करता, लेकिन हमारा सारा वक्त किस चीज में जाया होता है, या हम अपना सारा पैसा और एनर्जी और टाइम किस चीज में कंज्यूम करते हैं, इन सारी चीजों के अंदर। लिहाजा फिर ये ऊपर किया कि इन तमाम चीजों ने बेसिकली हमें स्लेव बना दिया मशीन का, और अगर हम ये नहीं करते तो अल्टीमेटली हम नुकसान का फिर सामना करें, हम नुकसान को जो है वो फेस करें। तो अब ये देखें कि सीधा सीधा 49 वर्ड्स काम से निकाला। ओपनिंग क्या हुई है इसकी जी? द राइटर मोर मशीन। अच्छा, दूसरा सवाल क्या जी? The use of machine has brought us more leisure and more energy, but the author says that this has been a curse rather than a blessing. पहले तो इस सवाल की ओपनिंग लाइन सिर्फ देख लें, जवाब कहाँ से मैंने शुरू किया है। The writer, अच्छा उधर मैंने क्या लिखा था? और इधर मैंने क्या लिख दिया? Argues। अच्छा, हर सवाल की ओपनिंग में ट्राई टू बी डिफरेंट, वो मोनोटोनस या मोनोटनी क्रिएट नहीं होने देनी कि एक ही बात बार बार जो है ना वो घुमा फिरा के आप कहते हैं। अच्छा, अब आ जाए इसके जवाब में। दो एरियाज में से हमें लेना पड़ा जवाब, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। व्हाट वी डू विद ऑल द टाइम व्हिच द मशीन्स हैव सेव्ड फॉर अस एट द न्यू एनर्जी। वो कैसे कहता है कि ये ब्लेसिंग की बजाय कर्स हो गई है? ये ऐसी हो गई है कि जितना टाइम मशीन ने हमें सेव करके दिया है, हम किस में यूज कर देते हैं? वी डू वेरी लिटिल टाइम एंड एनर्जी मेक मोर एंड बेटर। वो वक्त फिर हम मशीन में लगा देते हैं। अच्छा, फिर मोर टाइम मोर एनर्जी, लेस टू फियर एंड लेस टू फाइट। मैन हैज अ बेटर चांस टुडे टू डू थिंग्स देन he ever had before. He has more time, more energy, less to fear and less to fight against. मसलन अब आपको उतना बीमारियों के खिलाफ नहीं लड़ना पड़ता, इतना नेचुरल डिजास्टर्स के खिलाफ नहीं लड़ना पड़ता। अब देखिए ना कि 7 रेक्टर स्केल के ऊपर भी जल्जला आ जाता है ना, तो ऐसे घर बन गए हैं कि वो एब्जॉर्ब है शॉक ऑब्जर्वर के घर के अंदर पड़ा हुआ गिलास भी नहीं हिलेगा। ये सारा साइंस और मशीन ने आके आपको इतना रेवोल्यूशनाइज कर दिया है कि अब ना आपको डरने की जरूरत है उतना, ना आपको घबराने की जरूरत है इतना, और ना आपको उतना जितना पुराने दौर का बंदा लड़ता था ना नेचुरल क्लैमिटीज अदरवाइज बाकी चीजों के साथ, उन चीजों के साथ आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। The author finds that more layer and energy the use of machine has brought us is a curse. कैसे कर्स है? Because we don't utilize the benefits of the leisure and energy should be used for the welfare of। झगड़ों की रीजन तलाश करें, आप जो है ना वो इक्वालिटी लेकर आए, आप जस्टिस लेकर आए, आप बड़ा था ना हमें सारा कि वो सारा वक्त जो मशीन ने बचाया था वो हम किधर यूज करें? सिविलाइज होने में। सिविलाइज होना उसके नजदीक क्या है? मेक थिंग्स ब्यूटीफुल। मेक थिंग्स ब्यूटीफुल क्या है? ये सारी चीजें लेकर आना। तो हमने उसको एक लाइन में सम अप कर दिया कि वो जो वक्त है अगर हम वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी में यूज नहीं कर रहे जो कि मशीन ने सेव किया है, तो इसका मतलब है कि फिर तो हमारे लिए कर्ज ही बन के आई है कि हम वो वक्त भी मशीन के साथ यूज करें। कन्वर्सली बोथ द गिफ्ट्स, कौन से गिफ्ट जी? टाइम एंड एनर्जी आर बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग। तो इसका मतलब है कि फिर ये जो वक्त हमें मिला था एनर्जी सेव करने वाला, वो हमने सारा जाया कर दिया फजूल कामों के अंदर। आंसर की लेंथ कितनी है? पहले की कितनी थी? देख ले कितनी एक्यूरेसी से बेटा चल रही है। ठीक हो गया? 49 है। तो ये कोई रूल नहीं है कि एक इतना जवाब होना चाहिए, ये ऐसे एक्सीडेंट हो गया था जो उधर भी 49 आ गया और इधर भी 49। 4 लाइनें 4 नंबरों के सवालों के लिए जवाब के लिए 40-50 वर्ड्स मोर देन सफिशिएंट है, तो पूरा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। जी बेटा बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई एक आधी लाइन आप एग्जांपल के तौर पे कोट करके इसको मजीद इलैबोरेटेड बना सकते हैं, आप करें। तीसरा सवाल क्या था जी? व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ
civilization. Do you agree with the author's view? सर जी बेटा। सर जो आंसर्स होते हैं कॉम्प्रिहेंशन के वो प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट टेंस में होते हैं मोस्टली। देखिए उसमें जो आपको सवाल उसने पूछा है नंबर 1 ये मैटर करेगा। नंबर 2 जो कंटेंट आपको पैराग्राफ में दिया गया है वो मैटर करेगा। नंबर 3 आपने कोई हैपनिंग ऑफ द पास्ट बतानी है तो डेफिनेटली पास्ट में जाएंगे। अगर आपने कोई प्रेजेंट सिनेरियो बताना है उसके ऊपर कमेंट्री करनी है तो प्रेजेंट में रहेंगे। और अगर आप कोई फोरकास्ट कर रहे हो फ्यूचर के बारे में तो ये तो डिपेंड कर रहा होगा कि मैसेज का कंटेंट क्या है। इसको हम लोग वी कांट डिटरमिन इट कि जी ये इसी में प्रेजेंट में रहना है, ये पास्ट में रहना है। अब यहाँ पे जी ऐसा हो सकता है पैसेज पास्ट में वो क्वेश्चन प्रेजेंट में पूछे गए हो। अच्छा ये बहुत रेयर हैपनिंग होगी कि अगर वो सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा है ना तो वो डेफिनेटली वो यही पूछेगा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में कौन कौन अलाइज थे। तो अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि ये अलाइज है। सवाल उसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से निकलेगा ना भाई, कितनी जाने जाया हुई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में। तो अब ऑब्वियसली अगर वो इंसिडेंट ऑफ द पास्ट को डिस्कस कर रहा है तो वो क्वेश्चन भी उसी पर्सपेक्टिव में उससे निकालेगा। वो ये पूछ लेगा कि हु वाज द रिस्पांसिबल फॉर दिस वॉर। तो अब आप ये तो नहीं बताएंगे कि इन द करंट सिनेरियो द थिंग्स हैव दिस, आप उसी बताएंगे कि एक्चुअली दिस वाज द रूट कॉज दैट इनिशिएटेड द वॉर। पैसेज के साथ जा रहे हैं। Exactly. वो सवाल भी वैसे ही पूछेगा क्योंकि निकालने उसने उसी में से है। अच्छा इस सवाल के कितने थे जी बेटा? 2 पोर्शन थे। ये क्या है और ये क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन? तो अपनी तमाम तर पर्सनल डेफिनेशन ऑफ सिविलाइजेशन को हमने यूज नहीं करना। सिविलाइजेशन रेफर्स टू मैस डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी। उसने सिविलाइजेशन को किस सेंस में लिया है? मैस डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। कहां से पता चला है? फॉर द मशीन्स themselves and the power which the machines have given us are not means material development कोई सोसाइटी का नाम। मशीनें बना के आप जितना मर्जी एडवांस हो जाए ये सिविलाइज होना नहीं है, बट एड टू सिविलाइजेशन। ये तो उस सिविलाइजेशन को एड देना है। But you will remember that we agreed at the beginning that being civilized, I meant making and linking beautiful. तो it means कि उसके नजदीक खूबसूरत चीजें बनाना civilization है। To do these things than he ever had before. He has more time, more energy, less to fight fear. अच्छा दूसरे और तीसरे का जवाब मिलता जुलता निकल रहा था, लेकिन आप देख लें कि हमने कैसे उसको थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा सा शिफ्ट करके लिखा है कि कोई बात उसे फील नहीं होने दी कि हमारे जवाब आपस में एक ही जैसे कॉपी पेस्ट आ रहे हैं। Being civilized refers to, sorry, the writer suggests that civilization does not mean material progress of a society. ये कहाँ से पता चला है? ये Being civilized refers to spiritual, moral, intellectual and societal 4 points। ये चारों कहाँ से निकले हैं? नंबर 1 less to fear and less to fight against। ये हो गया आपका किसी मटेरियल प्रोग्रेस सिर्फ सिविलाइजेशन नहीं है कि अब आप कम डरते हैं, कम आपके पास नेचर के साथ लड़ना है, बल्कि सिविलाइजेशन इससे बिल्कुल और चीजों का नाम है। वो क्या क्या है जी? स्पिरिचुअल। तो ये तो हो गया कि आप जो है ना वो सिर्फ अगर मशीन बना दी है तो मटेरियल प्रोग्रेस, मटेरियल का ऑपोजिट मेरे जहन में आया फिर स्पिरिचुअल। अगर मटेरियल प्रोग्रेस नहीं है तो फिर स्पिरिचुअल होनी चाहिए। मॉरल लिविंग राइटियस कहीं पे लिखा होगा, थर्ड टाइम ये लिविंग राइटली, तो मैंने ये लिख दिया कि आपको मॉरल स्ट्रॉन्ग राइट वे में आपने लिखना है। ये सिविलाइजेशन है। इंटेलेक्चुअल मींस थिंकिंग फ्रीली। आप बिल्कुल सोचिए, डिस्कवरिंग हाउ टू प्रिवेंट, आप नई नई चीजें जनरेट करें, नए नए आइडियाज निकालें। फिर एट सोसाइटल डेवलपमेंट, ये भी इसमें आ जाएगा, ये भी इसमें आ जाएगा। फाइंडिंग मोर एंड मोर यूनिवर्स, इंटेलेक्चुअल। तो मैंने इन तमाम चीजों से चीजों को इन्फर किया है। अब अगर मैं यही एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करके लिखना शुरू कर दूंगा ना तो शायद वो तो फिर ओरिजिनल पैसेज की आपने उसको रिप्रोड्यूस कर दिया। वो ओरिजिनल पैसेज को रिप्रोड्यूस होना नहीं मांग रहा आपसे। आपने ये पूरा एरिया पढ़ के कि आप क्या कहते हैं कि जी ये है व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। आप कहेंगे कि जी सिविलाइजेशन रेफर्स टू, अच्छा पहले की ओपनिंग क्या थी? मॉर्स। दूसरे की ओपनिंग क्या थी जी? ओपाइंस। इधर क्या लिखा है राइटर?
तो हर जगह पे आप देख लें कि एक नई ओपनिंग लाइंस की से मिल रही है। ना वो उसे वो वोकैबुलरी और डिक्शन की मोनोटोनस मिलेगी, ना उसे थॉट की मोनोटोनस मिलेगी। इवन अगर थॉट भी वही मैं दे रहा हूँ तो मैं उसे एक और एंगल से एक्सप्लोर करके दे रहा हूँ, मैं उसे एक और डिस्कस एंगल से कर रहा हूँ। एक ही थॉट है, उसको उधर एक और एंगल से बता दिया और इसको यहाँ पर एक और एंगल से बता दिया। अच्छा जी बेटा। सर वो पूछ रहा है डू यू अग्री, तो उसका डायरेक्टली हमें आंसर नहीं करना होगा कि मतलब हम जी बिल्कुल करेंगे, आप देखते हैं उसको बिल्कुल। बीइंग सिविलाइज्ड रेफर्स टू स्पिरिचुअल, मॉरल, इंटेलेक्चुअल एंड सोसाइटल डेवलपमेंट, कि आपके नजदीक जो है वो ये स्पिरिचुअल, मॉरल और ये डेवलपमेंट होनी चाहिए। सर ये लेस टू फियर एंड लेस टू फाइट अगेंस्ट, इसकी समझ नहीं है। एक सेकंड, लेस टू फियर एंड लेस टू फाइट, ये होगी ये मटेरियल डेवलपमेंट इतनी। अब आप डरते नहीं हैं, साइंस ने आगे क्या कर दिया है, लेस फियरफुल बना दिया है। लेस टू फाइट, अब आप उतना नहीं लड़ते चीजों के साथ। मैंने एग्जांपल दी, नेचुरल कैलेमिटीज, बीमारियां, डिजास्टर्स, अर्थक्वेक्स, डिस्टेंसेस। इवन कि लाहौर से इस्लामाबाद एक वक्त था कि ये बहुत मुश्किल था ट्रेवल करना, अब ये हो गया कि रात और दिन का सब, आप दिन और रात का खत्म हो गया, मतलब जो है ना फर्क कि अब दिन भी इसी तरह रोशन है और रात भी इसी तरह रोशन है, और इसी तरह की बेशुमार चीजें आपको मिल जाएंगी। तो जिससे अब हम उतने डरते नहीं, ना ही हम उतना फाइट करते हैं। बात मैं पहले भी मिसाल देता था कि हमारे ज़माने में हमने किसी मौजू पे कुछ पढ़ना होता था, ये 2000 से पीछे चले जाएं आप, 90s के दौर में आ जाए, 94, 5, 6, 7, 8, 9। तो आप लोग क्या करते थे, आप पर्टिकुलरली मार्केट जाके उस मौजू पे कोई किताब लाते थे या लाइब्रेरी से बुक लेकर आते थे। ये इंटरनेट तो नहीं था उन दिनों में इस तरह से अवेलेबल, या आपके पास इस तरह से डिवाइसेस में तो नहीं था अवेलेबल। तो बाकायदा बुक ला के फिर उसी बुक से रिलेटेड जितनी बातें उसमें टॉपिक में लिखी उतनी मिलती थी आपको। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे किसी एक मौजू पे पढ़ना है, मेरा रात 2 बजे दिल किया है, मैं 2 बजे खोल के उसके ऊपर 50 चीज़ें पढ़ लूँ, मैं रात 3 बजे उसके ऊपर 6 चीज़ें निकाल के पढ़ लूँ। मुझे कोई अब वो नहीं है कि डिस्टेंस मूव करके बुक खरीद के पैसे लगा के और वो किताब जो ले आऊँ बाद में पता चला वो तो बड़ी फजूल किताब आ गई है। क्या होगा? नहीं, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी मैं खुद ही मैं समझ तो नहीं रहा। जी नौजवान, मैंने उसको अभी इंटेंशनली छोड़ा, मैं आता हूँ उसकी तरफ। ये सवाल इधर से भी आया था, पता नहीं किसने पूछा था, तो मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। अभी आप आ जाए चौथे और पांचवें की तरफ, तीसरे का है जिसका अभी छोड़ दें, चौथे और पांचवें की तरफ आ जाए। मेकिंग मोर ब्यूटीफुल थिंग्स, नंबर 1। What does the expression mean? ये उसकी expression. Make a list of the beautiful things that you would like to make. Number 2. And how you would make them. ये सारा एरिया हाईलाइट कर लिया कि मेरे नजदीक क्या गया। The expression making more beautiful things signifies. अब चौथा क्या आ गया आपके पास? Opine, suggest, mourn, मतलब laments। तो डिफरेंट ओपनिंग देखिए, हर जगह पे उसको एक नई चीज उसको मिलनी पड़ेगी, बजाय इसके कि मैं वही कहूँ द राइटर सेज ये नहीं बेटा इतना डर तो फिर इतना झुकी क्यों थी? अच्छा मैंने कहा शायद वो चना गिरा है उसको खा The expression making more beautiful things signifies the creation of certain characteristics in a society. क्योंकि जब उसने कहा था ना कि मेकिंग मोर ब्यूटीफुल थिंग्स सिविलाइज्ड, तो आगे उसने पूरी लिस्ट दी हुई है। These qualities are liberty, honesty, justice, safety, discovery, peace and eradication of। क्या ये सारी चीजें ऊपर से हमने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? अब देखिए ये सारी इन्फ्लुएंस कर रही है आप आपको वो कह रहे हैं कि जी एक्सप्रेशन मेकिंग मोर ब्यूटीफुल थिंग्स किया है, क्या इसका मतलब है? तो वो हमने उधर से ही लेके उसको दिया। अच्छा, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल थिंग्स आई वुड लाइक टू मेक। कौन कौन सी चीजें जी फॉलोइंग जो आप बनाना चाहेंगे या आपको बनाने की जरूरत है? अच्छा, आई वुड एजुकेट
all by making education free for everyone. अच्छा ये मैंने क्यों उठाई है, मैं ये क्यों नहीं लिखा कि I would make beautiful paintings, अभी डिस्कस करते हैं. I would increase the salary of public sector teachers to bring them above the red line. एजुकेट करूंगा, टीचर की सैलरी बढ़ाऊंगा, तो देखो टीचर हूँ और उनको ब्रेड लाइन से ऊपर लेकर आऊंगा. I would provide study loans to the poor students if they want to get higher education. अगर वो higher education हासिल करना चाहते हैं. I would change the curricula to generate the habit of critical. अच्छा क्या ये सारी बातें आपको पैसेज की बातों के साथ मैच करती हुई वन वे और अदर में लग रही है कि नहीं लग रही? फ्री थिंकिंग, पॉवर्टी खत्म करना, जस्टिस, इक्वालिटी. तो देखिए मैंने जो लिस्ट बनाई है ना वो मेरी सिर्फ फ्री थिंकिंग के साथ बिल्कुल ओपन माइंडेडनेस से नहीं बनी हुई. पैसेज के बैकग्राउंड मटेरियल को जहन में रख के उसके साथ मैं उसको अटैच करके बना रहा हूँ. जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बना सकते हैं. मैंने उसी के अंदर से सारे पॉइंट्स निकाल लिए. पॉवर्टी भी, इक्वालिटी भी, फ्री थिंकिंग भी, इंटेलेक्चुअलिज्म भी, जो जो चीजें उसने बताई थी ना मैंने उस एजुकेशन को इस तरीके से घुमा फिरा के दिखाया है कि उसमें से हर एक चीज निकाल ली. आगे क्या जी? आई बिलीव दैट एजुकेशनल डेवलपमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स वन कैन. तो एजुकेशनल डेवलपमेंट में वो सारी चीजें आ जाएंगी. बाकी आप बिल्कुल डिफरेंट लिख सकते हैं. एवरीबॉडी हैज हिज ओन वे टू राइट इट. मैंने सिर्फ उसको पैसेज के साथ कोरिलेट किया है, पैसेज के साथ लिंक्ड किया है कि कोई चीज उसमें से मिस ना हो. अब 3 हिस्से थे तो 1 2 3 तीनों हिस्सों में जवाब दिया गया. आमतौर पे कॉम्प्रिहेंशन में आप लोग ये ना नंबरिंग करते हैं ना लिस्ट देते हैं, लेकिन अगर वो आपसे पूछता है कि गिव, जैसे उसने खुद कहा है आपके सवाल में कि जी आप मेक अ लिस्ट, तो फिर आप उसको 1 2 3 4 A B C D के साथ यू कैन इंट्रोड्यूस अ लिस्ट. नंबर 5, mention some plans you may have to prevent poverty in the world. Who would receive your most particular attention and why? The poverty-stricken people of the third world countries would receive my focus when I would make plans to prevent poverty in the world. The reason is that I belong to a country where most of the people are poor. I would develop industries. मेरे नजदीक कैसे poverty खत्म होगी? I would develop industries which bring jobs for the to tax the rich for the would be my top priority. अब मैं उधर प्लान लिखने में तो 50 और लिख सकता हूँ, बट जो 1 लाइनर या 2 लाइनर में टू द पॉइंट फोकस किस्म का प्लान क्यों और कैसे होना चाहिए वो हम लोग बाद में देखेंगे कि इसमें क्या होना चाहिए. अच्छा, eradicating capitalistic monopoly would be a mission for तीनों को हमने कर दिया. कैपिटलिस्टिक मोनोपोली को इरेडिकेट करना मेरा सबसे बड़ा मकसद होगा. ठीक है बेटा, शाबाश. अच्छा, अब एक सवाल का एक पोर्शन मैंने छोड़ा था. अब ये देखें, ये पैसेज आप लोग जब कर रहे होते हैं, आप लोग अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो आप लोग उसको वैसे ही उसमें से लाइनें उठा उठा के कभी उसके ऊपर कोई बहुत डिटेल में कोई क्रिटिकल थिंकिंग, कोई इन्फ्रेंस, कोई चीजें वो आप लोग उतनी डेप्थ में जाते ही नहीं. थोड़ा सा उसके ऊपर मैं फिर वही कहूंगा कि आपको पैसेज को पढ़ना, सवाल समझना, चीजों को एक दूसरे के साथ लिंक क्रिएट करना. अब आपको ये सोचना समझना पड़ेगा बेटा, इसके बगैर अब काम नहीं चलने वाला. अब पैटर्न्स चेंज होते जा रहे हैं. 12 में, 13 में, 14 में, 10 में सीधे सीधे सवाल है. ये अपनी टाइम का एक यूनिक पैसेज है जो देखने में बड़ा सीधा साधा पैसेज लग रहा था, बट इट वाजंट लाइक दैट. ये उस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट आंसर नहीं देने वाला था. जी, ये क्वेश्चन को जरा टैक्स से रिलेट करें कि आप किस तरह की चीजें. मैंने बेटा उसने क्या कहा था? इक्वालिटी,
पॉवर्टी, जस्टिस, राइटफुल लिविंग, ये सारी चीज़ें पहले नंबर पर। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मेरा फोकस क्यों है? क्योंकि पॉवर्टी है वहाँ पर। जो पहले से ही बेचारे गरीब हैं, जो पहले ही अमीर है, उनको तो मैं टारगेट वाई ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जहाँ रहता हूँ पुअर। ऊपर उसने कहा है फ्री थिंकिंग दें, इंटेलेक्चुअल बनाएं, ये ज़रा कुछ करें, जस्टिस दें, राइट वे दें, पॉवर्टी खास तौर पे एलिमिनेट करें, झगड़ों की बुनियाद खत्म करें। तो दो तरीकों से हो सकती है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथन होने से बंदे के, या एजुकेशन आने से। एक में मैंने एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में सारी बातें कर दी, अगले में मैंने इंडस्ट्री, जिससे इकोनॉमी, जॉब, टैक्स, जब गरीब को टैक्स मिलेगा, अमीर से टैक्स लेके गरीब पे लगाएंगे तो एक किस्म की आप इक्वालिटी भी ला रहे हैं, जस्टिस भी ला रहे हैं, और आप पॉवर्टी को एरेडिकेट भी कर रहे हैं। तो ये अब बिल्कुल टू दी पॉइंट्स को स्पेसिफिक हो आंसर देना, यही आर्ट है कि आप बिल्कुल इधर उधर की बात ना करें। जी बेटा। सर इसमें ये हो सकता है कि वो जो पीछे हमने डिस्कस की उसमें से एक पॉइंट पॉवर्टी का दे, एजुकेशन का, और यहाँ भी एक एजुकेशन का दे दें, बिल्कुल ठीक है, यू कैन गिव इट। कभी भी कॉम्प्रिहेंशन प्रेसी में सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं हो सकता, ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं हो सकती। इट इज ऑलवेज सब्जेक्टिव। द वे यू हैंडल इट इज इम्पॉर्टेंट। ये नहीं देखना कि मैंने कैसे हैंडल किया, मैं तो सिर्फ हैंडलिंग का तरीका बता रहा हूँ कि आपने कोशिश करनी है कि उसी सिनेरियो को ज़हन में रख के इंटरप्रिटेशन करनी है, उसी सिनेरियो को ज़हन में रख के अपने प्लान लेने हैं। ये ना हो कि आपके प्लान्स पैसेज से कहीं दूर दराज के हों, उस पैसेज से कोई चीज़ मैच ही ना कर रही हो। पैसेज के साथ चीज़ें मिलनी चाहिए, मैच करनी चाहिए, सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है आपके साथ। और देख लें, किसी में जवाब आपको मिलेगा 50 वर्ड का, किसी में 30 वर्ड का, किसी में 49 वर्ड का, तो कोई यूनिफॉर्म लेंथ नहीं हो सकती। सवाल अच्छे तरीके से पढ़ के फिर क्विकली पैसेज की रीडिंग करें। अगर एक दफा रीडिंग करने से पैसेज नहीं समझ आया, दूसरी दफा फिर रीडिंग करें क्विकली इसकी, क्योंकि जब क्लैरिटी आ जाएगी ना माइंड में, सवालों के और पैसेज के दरमियान एक लिंकेज, एक आपने बाउंड क्रिएट कर लिया, जवाब देना आसान हो जाएगा। जब वो क्लैरिटी नहीं है और आप टाइम को देखते हुए क्विकली जल्दी जल्दी जो है ना वो आप भाग पड़ते हैं कि आप जो है ना वो जवाब देना शुरू कर दें, वो ज्यादा टाइम आपका लेके जाता है। आपने टाइम इस तरह से 5 मिनट और दे दें एक्स्ट्रा, बट बी क्लियर कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ने जा रहे हो, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। 2017 वाला भी मैंने आपको करवाया था, याद है बच्चों को? एजुकेशन शुड टीच अस हाउ टू बी इन लव, याद है वो? अब नहीं करवाया? एजुकेशन वाला बेटा शुड और टू टीच अस हाउ टू बी इन लव, नहीं पता? डोंट नो हाउ टू बी इन लव जी? एक पार्ट नहीं है, एक पार्ट नहीं करता। हाँ जी, अब आ जाए, अब डू यू एग्री और नॉट। ये अब मैंने 5 सवाल लिखे हैं और मैं बड़े तसल्ली से, सुकून से कोई 3 घंटे लगा के लिखे होंगे, बिकॉज हमने जो प्रेजेंट करना है, हमने तो उसको थोड़ा सा आपको वो फॉर्म दिखानी है ना कि जिसमें कोई स्ट्रक्चर भी यूज हुए हो, कोई थोड़ी सी वोकैबुलरी भी थोड़ी सी डिफरेंट हो, कोई डिक्शन भी बेहतर हो। अगर हम भी उसी तरह आपकी तरह लिख के सामने ला देंगे तो फिर तो आप साथ वाले से पूछना कैसे लिख रही है, फिर हमारा और आपका वो डिफरेंस नहीं होगा, बिकॉज वी आर टू प्रेजेंट अ मॉडल पैसेज। तो हम उसके ऊपर तसल्ली से देख के उसको कैसे इजी करना है, कैसे उसको फैसिलिटेट करना है, कैसे आसान करना है, हमने वो सारी चीजें देखनी होती है। उसके बावजूद 3 घंटे लगाने के मेरे से वो पार्ट मिस हो गया है। अब आप चेक करें कि आप लोग जब पेपर में बैठे होते हैं और टाइम कितना शॉर्ट होता है और कितना प्रेशर होता है, मैं जो कि उसको तैयार इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ कि मैंने एक चीज समझानी, बतानी, दिखानी, तो फिर भी माइंड बाद का ऐसा आपका होता है कि आपको चीजें नहीं बाद का याद रह जाती, चीजें नहीं आपसे हैंडल होती। तो अब आप ले जाए अपने आप को उस सिचुएशन में कि 3 घंटे की बजाय 30 मिनट है आपके पास, और आप जो कि खुद ये चीज निकाल रहे हो कि कोई चीज मिस ना हो, कोई चीज रह ना जाए, कोई चीज ऐसी ना हो, फिर आपसे एक पार्ट मिस हो गया। इसी तरह जब आप पेपर में बैठे होते हैं ना, तो आप बाद का चीजें क्लियर भी होती हैं, पता भी होती हैं, उसके बावजूद व्हेन इट कम्स टू हैंडल इट, जब आप उसको हैंडल करने जाते हैं तो फिर आप लोग जो है ना वो कोई ना कोई चीज मिस कर जाते हैं।
द सेम हैपेंड हियर विद मी। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग लिखेंगे कि डू यू एग्री और नॉट। इट कैन बी एग्रीड, इट कैन बी सेफली एग्रीड। अच्छा, और इस तरह का कोई भी आप एक्सप्रेशन यूज कर लें कि यस इट सीम्स टू बी राइट, ना तो बहुत उसको ये कहें कि आई ऑल टुगेदर एग्री विद द राइटर्स व्यू, आई कंप्लीटली एग्री विद द राइटर्स व्यू। उसको थोड़ा सा मॉडरेट मैनर में, इट सीम्स अप्रोप्रिएट टू हार्मोनाइज विद द ओपिनियन ऑफ द राइटर, बिल्कुल उसको थोड़ा सा मॉडरेट वे में उसके साथ एग्री कर दें। जब एग्री भी करना है तो वो इतना एब्सोल्यूट मीनिंग में नहीं कर देना कि नहीं इट कैन बी कंप्लीटली एग्रीड एंड देयर कैन बी नो सेकंड ओपिनियन, दिस इज अल्टीमेट ओपिनियन एंड वन हैज टू फॉलो इट। नहीं, उसके लिए लैंग्वेज बड़ी मॉडरेट रख के सिंप्लीफाइड मैनर में आपने उसको क्लियर कर लेना। तो लिहाजा कॉम्प्रिहेंशन में 2-3 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, पैसेज को पढ़ते हुए क्वेश्चंस और उनके दरमियान चीजों का लिंकेज क्रिएट करना है। अब मैं आपको एक पैसेज दे रहा हूँ, क्विकली 5 मिनट में पढ़ना है। पहले सवाल बता रहा हूँ, फिर आपसे मैंने अब लिखा हुआ नहीं, उससे मैंने आपसे लेना जवाब। मैंने आपसे जुबानी पूछने जवाब, ये बताएं जी क्या जवाब है, व्हाट डू यू थिंक, इसका क्या जवाब बन सकता है। उसी तरह मैंने जो एक काम पहले किया है, अब मैं आपसे प्रैक्टिकली वो करवाने जा रहा हूँ कि आप लोग क्या करते हैं। जी बेटा, comprehension के रूल, the only rule in this world is that there is no rule। ठीक है, मैं बेटा आपको ब्रेक में बता दूंगा कि कौन कौन सी चीजें आती हैं। अभी आप सिर्फ रीडिंग करें अच्छे तरीके से। स्टार्ट रीडिंग। इन्फ्रेंस इम्प्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर, सेम उसी पैटर्न पे मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। जानबूझ के वैसा ही पैसेज एक निकाला है जिसमें ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग, ज्यादा आपको रीडिंग का मार्जिन, समझने का मार्जिन मिले। आप जी नहीं, पेपर में नहीं आया, पहले क्वेश्चन पढ़ने। जी बेटा, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ साइंस एंड फिलॉसफी। पहला सवाल है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड। नंबर 2, व्हाई साइंस एंड फिलॉसफी आर नेसेसरी फॉर ईच अदर। Number 2, why science and philosophy are necessary for each other? What is the relationship between science and philosophy? Why science and philosophy is necessary for each other? What does the clause science is descriptive imply? What does the clause science is descriptive imply? What is the raw material of wisdom? And what is the highest goal of philosophy? And how does science help philosophy achieve that goal? Goal of philosophy. ये वो नौजवान करेगा उसके भाई, ये कैसे इसको किया था कल। What is the raw material for wisdom? How does science help philosophy? 5वां ये था। काटो जल्द, मतलब तो इनको थोड़ा सा जैसे ये कहीं ऊपर कर देना अपनी बात, उधर पीछे कर दीजिए।
अच्छा पैसे जो पढ़े ना पहले, अच्छा असल में ये ना वो पीडीएफ में से मैंने बुक में से पैसा ही उठाया था प्लेजर ऑफ फिलॉसफी में से, तो पहले ही बड़ी मुश्किल से इसकी मैंने वो सेटिंग की थी, तो ये बस इधर तक रहने थे। वो ऐसे लगता था पहले भी जब कॉपी पेस्ट किया था तो कुछ 50 वर्ड कुछ और लैंग्वेज के आ रहे थे, 50 की आ रहे थे। दोनों साइड से मार्जिन कम करके ना वो है ना मार्जिन अगर कोई और कम करोगे ना तब तो शायद एक उसका पेज पे आ जाए। तो सेंटर में करके जो जस्टिफिकेशन करके फिर मार्जिन करो, शायद उससे हो जाए। सेंटर में करके ना सेंटर लाइन करके जस्टिफिकेशन फिर जस्टिफाई इसको करो। बेटा आप लोगों ने शॉर्ट कर दिया है। इंग्लिश पे फोकस आप लोगों को पैसे रीड करने के लिए दिया गया था और आप लोग चलेंगे, मैं डायरेक्ट ही करवा देता हूँ, रहने दें, टाइम बचाते हैं, फिर ये ब्रेक के चक्करों में ना पड़े। बुलाए बच्चों को बाहर से। अरे क्लास ये इसका लास्ट क्वेश्चन करना है जी, अगला क्वेश्चन। हाँ बस 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 सबसे फर्क पड़ा, लेकिन सारा फिर भी नहीं सारा फिर भी नहीं हो सकता। अच्छा जी बेटा देखें, द रिलेशन ऑफ साइंस टू फिलॉसफी नीड्स नो फर्दर क्लैरिफिकेशन।
The sciences are the windows through which philosophy sees the world. They are the senses of which it is the soul. अब relationship between science and philosophy, आपको 2 पॉइंट यहाँ से मिल रहे हैं. Without it, their knowledge is as chaotically helpless as sensations that come to a disordered mind, making an idiot's load. Spencer was right. Philosophy is the most generalized knowledge, but he was wrong. It is not merely knowledge. It implies that difficult and elevated vision in which mere knowledge is lifted up in a total view that orders and clarifies the confusion of desire. It involves that strangely different quality called wisdom. Without science, philosophy is impotent. अच्छा, अब आप देखते जाएं कि जो कोई मुश्किल फ्रेज, कोई मुश्किल लाइन, कोई मुश्किल एनालॉजी आ गई है ना, तो डोंट स्टक देयर, उधर रुक के पहले उसके ऊपर चलना शुरू हो जाए. 3-4 जब वो एनालॉजी देता है ना, या 3-4 एग्जांपल वो देता है, उसके बाद एक लाइन ऐसी दे देगा कि वो सम अप कर देगा उन 4-5 थॉट्स को. वो 4-5 थॉट्स नहीं भी समझ आए, वो 4-5 एनालॉजीज जो उसने ड्रॉ की है नहीं भी पल्ले पड़ी, जब उसने कंक्लूडिंग रिमार्क दिया है ना, तो उसने खुद ही बता दिया कि ऊपर वाली 4 लाइनों का एक्चुअली मतलब क्या था. पैसेज पढ़ना मैं वही कहता हूँ कि ये आर्ट सीखा करें, ना कि एक एक फ्रेज के पीछे, एक एक लाइन के पीछे, एक एक वर्ड के पीछे पागल हो बैठे कि ये नहीं समझ आई, ये नहीं समझ आई, ये नहीं पल्ले पड़ा. ये नहीं हो सकता कि आपने हर चीज पढ़ी हुई हो और हर चीज आपको समझ आ जाए. आपकी ये सेंसिबिलिटी क्लियर हो कि जो कुछ आप पढ़ रहे हो या जो कुछ आप रीड कर रहे हो, उसमें से जितनी चीजें आपको समझ आ रही हैं उनको लिंक करना सीखें उन चीजों से जो नहीं समझ आई, तो आपको आंसर मिल जाएगा उनका. बजाय इसके कि आप इस चीज के ऊपर कि नहीं जी ये तो वो बातें आनी शुरू हो गई हैं, वो वैसे लाइंस आ गई हैं, या वो फ्रेजेस आ गई हैं जिनकी मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, ना आए समझ. लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि पैसेज में कोई लाइन ऐसी हो जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आगे लाइन ना पड़ी हो. ये हो नहीं सकता पैसेज में कुछ ऐसी फ्रेजेस आई हो जिनको फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए और फ्रेजेस या और लाइंस ना पड़ी हुई हो. तो आप ये लिंक क्रिएट करना सीखें, ये आर्ट है. ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. आप लोग उससे ज्यादा एनर्जी लगा रहे होते हो इस चीज के ऊपर कि जो लाइन नहीं समझ आई उसी के ऊपर सोच के उसका मीनिंग निकाल के कि अच्छा इसको कैसे लिंक करूंगा उसके साथ, मैं कैसे जनरेट करूं लिंक. तो इस एक बेसलेस एक्सरसाइज की बजाय उन 2-3 लाइनों का जो सुपरफिशियल मीनिंग समझ आया उसको जब वो कंक्लूड कर रहा है, उस आर्गुमेंट को कंप्लीट कर रहा है, तो वहां तक पहुंचे कि अच्छा अब ये बात हो रही है. तो अब अगर पीछे 2-3-4 लाइनें ऐसी आई हैं जो बड़ी टेक्निकल हो सकता है लैंग्वेज में लिखी गई हो, बड़ी मुश्किल लिखी गई हो, लेकिन उसने खुद सम अप कर दिया है एक आखिरी सेंटेंस के अंदर कि जनाब विदाउट साइंस फिलॉसफी इज इम्पोर्टेंट for how can wisdom grow except on knowledge fairly won with honest observation and research and recorded and charted by impartial minds. तो कितनी इंपॉर्टेंट होगी फिर आपके लिए फिलॉसफी और साइंस. साइंस ही इम्पार्शियल माइंड देती है आपको, साइंस ही आपको ये सारी चीजें सिखाती है, या आप विजडम लेकर आते हैं कि जब आप चीजों को न्यूट्रलाइज होकर सोच रहे होते हैं. अदरवाइज अगर आप उस साइंटिफिक रवैये को निकाल के चीजों के ऊपर तो कोई कमेंट करना शुरू कर देंगे तो वो तो इडियट्स लोर हो जाएगी. फिर आप कह लेंगे स्टूपिड व्यू दे रहे होंगे. वो स्टूपिड व्यू वाइजेस्ट कब बनेगा जब आप एक इम्पार्शियल माइंड के साथ उसको एनालाइज करेंगे. विदाउट साइंस फिलॉसफी बिकम्स डेकेडेंट एंड डिसऑनेस्ट. अब डेकेडेंट का मतलब नहीं भी आता था, एंड मैं बता दिया. डिसऑनेस्ट तो सिग्नल्स उठाने सीखे, फिर वही बात हिंट उठाने ठीक है सीखे. आप ये चीजें देखेंगे उसमें से हिंट कैसे निकालते हैं. आगे चलिए. Isolated from the law, isolated from the flow of human growth, and falling more and more into the very futility of scholasticism.
But without philosophy, science is not merely helpless. It is destructive and devastating. Without philosophy, science is not merely helpless, but it is destructive and devastating. Science is descriptive. डिस्क्रिप्टिव, तो डिस्क्रिप्टिव सवाल आ गया तीसरा। अब आप रीडिंग करते जा रहे हैं, सवाल ध्यान में रखें। मैंने इंटेंशनली वो पैसेजेस चूज किए हैं कि सीधे सीधे पैसेजेस तो करवा के आपको बड़ी आसानी से मुतमिन कर दिया जाएगा। 2012 लाइक पैसेज को उठा लूँ और कोई इस तरह का सीधा सीधा उठा लूँ तो वहाँ से तो आपको कहा जाएगा ये जवाब पढ़े हुए, आपको पता भी चल जाएगा। अब पेपर में कोई पैसेज ऐसा आ गया, पेपर में जैसे अभी हमने पिछला पैसेज पढ़ा वैसा आ गया, तो वहाँ जो आप हेल्पलेस होकर बैठे हो या वहाँ पर आप टेंशन में बैठे हो कि इनको कैसे हल करना है, इनको कैसे समझना है, आप यहाँ पर वो लिंक सारा क्रिएट करना सीखें कि जी क्या हो सकता है। विदाउट ये हमने पढ़ लिया था जी डिस्क्रिप्टिव। इट लुक्स आउट विद आई और टेलीस्कोप, विद माइक्रोस्कोप और spectroscope and tells us what it sees. Its function is to observe carefully the fact at hand and to describe it objectively and accurately, regardless of the result to man. आप क्या देखना चाहते हैं? माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप को इससे गर्ज नहीं। गैलीलियो ने जब चांद डिस्कवर किए थे ना, तो उसने कहा कि ये देख लें जी मरीख के चांद की टेलीस्कोप के जरिए या उसको माइक्रोस्कोप के जरिए। तो आप जी टेलीस्कोप के जरिए, टेलीस्कोप के जरिए साइंस मैंने चूंकि नहीं पढ़ी हुई, ऐसे हम किताबें पढ़ते हैं, वहाँ पर मैसेज आ जाते हैं तो वो पढ़ लेते हैं। तो पादरियों ने देखने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये कोई जादू होगा, ये हमें कुछ दिखा देगा, हम नहीं देखते। हम मानते हैं कि चांद यही है, जमीन यही है, सूरज यही है, इसके अलावा बाकी सब झूठ है। अब वो चीज साइंस को इससे गर्ज नहीं कि पादरी क्या देखना चाह रहा है, साइंस को इस चीज से गर्ज नहीं कि पादरी क्या सुनना चाह रहा है, साइंस को इस चीज से गर्ज है कि जो नजर आ रहा है वो आपको दिखा दे। तो यही फिलॉसफी और साइंस का काम है कि वो आपको वो रिजल्ट देगी जो एक्यूरेट होगा, वो रिजल्ट नहीं देगी जो रिजल्ट हम जानना चाह रहे हैं। अब वो रिजल्ट आपकी विश के अगेंस्ट भी हो सकता है, वो आपकी सोच के अगेंस्ट भी हो सकता है। Here is nitroglycerin, carefully, or chlorine gas. It is the business of science to analyze them calmly, to tell us just what these compounds or elements are and what they can do. अब साइंस का काम है ये बता देना कि ये जनाब फलां गैस है, नाइट्रोग्लिसरीन है, ये क्लोरीन है। अब उनका क्या फंक्शन है? आप चाह रहे हो कि काश क्लोरीन जो है ना वो हमें ऑक्सीजन की तरह मिल जाए, तो वो साइंस ने बताना कि इसका फंक्शन ऑक्सीजन वाला नहीं है। अब आप जितना मर्जी सोचते हो कि ये काश ऐसे ही हो जाए, साइंस ने वही बताना है जो एक्चुअल उसका फंक्शन होगा। What they can do? If they can kill, यहाँ से Yes, sir. if they can kill whole cities, if they can destroy the fairest shrines of human art, if they can lay waste and bring to nothing to an entire civilization with all its treasured loveliness and wisdom, science will tell us how it can be done scientifically, expeditiously, and with the least expense to the taxpayer. But whether civilization ought to be destroyed, but science tells us that whether life is sweetest when engrossed in acquisition and possessed with possessions, or when it is absorbed in creation and construction, whether it is better to seek knowledge and disillusionment or the passing ecstasy of beauty, whether we should try to forego all supernatural sanctions in our moral life, whether we should view matter from the standpoint of mind or mind from the standpoint of matter, but science shall answer us here. How shall these ultimate choices of our lives be clarified except by the light of our whole experience, by that wisdom to which knowledge is mere raw material, and which in whose total vision all the wealth of all sciences find place and order and a guiding significance. Science is the analytical description of parts, philosophy is the synthetic interpretation of the whole, or the interpretation of a part
in terms of its place and value of the whole. Science is a committee of a way and means. Philosophy is a committee on resolutions and programs. Facts and instrumentalities have worth and meaning only in relation to desire. That the desires themselves should be consistent, that they should become ordered parts of harmonious personality and integrated life. That too is the task of philosophy and one of its highest goals. अब देखिए कितना खुश किस्म का intentionally पैसे चुना गया. Overloaded with information, overloaded with interpretations, or you need to be very focused to comprehend it. अब हम लोग ऐसे पैसेजेस ना पढ़ने के आदी हैं ना हमने पढ़े हैं. अभी यही बात बाहर कुछ बच्चे सवाल पूछ रहे थे कि ये पीएमएस में सर ये सब्जेक्ट्स हम लें या ना दें या देना चाहिए. तो मैंने उनसे कहा क्लास में बेटा बात करते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल क्वेश्चन होते हैं तो हर एक बच्चे को अलग अलग जवाब देने की बजाय आप कलेक्टिवली आंसर दे दें. तो मेरा तो ये एक इसमें सिंपल सा एक आजदाना सा रवैया या ओपिनियन ये होती है कि आप कोई भी नई चीज़ जब आती है ना सामने, सब्जेक्ट नए हैं, कोई नई बातें हैं, कोई नई चीज़ें आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो आपको तो वेलकमिंग होना चाहिए कि आप कोई नई चीज़ सीख लेंगे इस बहाने, कोई नई चीज़ पढ़ लेंगे आप इस बहाने. एक सब्जेक्ट भी तैयार हो जाएगा और इस तरह से एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी पढ़ने के लिए. आप लोग देखना क्या चाह रहे होते हैं कि अगर वहाँ पर हमने यूएस हिस्ट्री पढ़ी है तो पीएमएस में यूएस हिस्ट्री क्यों नहीं मिल रही हमें. अगर हमें यूएस हिस्ट्री वहीं पे मिल जाती पीएमएस में भी तो हम पढ़ लेते और हमारा 100 नंबर की तैयारी का गैप कम हो जाता. अच्छा, ये रवैया इन इटसेल्फ इस चीज का विटनेस है कि वी आर नॉट रेडी टू बी अ जेन्युइन स्टूडेंट. अच्छा स्टूडेंट का रवैया क्या है? ये 100 नंबर का सब्जेक्ट ज्यादा कर लेना, कम कर लेना, 200 ज्यादा हो जाना, कम हो जाना, ये तो कोई मैटर ही नहीं करता बेटा. आप लोगों ने एक सब्जेक्ट तैयार करना है. अब आप लोगों को इतनी देर होगी तैयारी करते तो आपको आइडिया हो गया कि एक सब्जेक्ट तैयार करने में हार्डली 1 वीक to 2 वीक्स लगते हैं 100 नंबर का, बड़ी डिटेल में. अगर आपने इन डेप्थ पढ़ना हो 1 वीक to 2 वीक्स मोर देन सफिशिएंट. फिर 2 हफ्ते 30-35 सवालात होते हैं. एक आधी कोर बुक उसके ऊपर पढ़ लें, कोई एक आधी बुक का ओवरव्यू ले लें. अच्छा, 2 किताबें पढ़ना आप लोग समझते हैं कि बहुत अजाब का काम होगा हमारे लिए कि 2 नई किताबें पढ़नी पड़ेंगी. फिर उनमें से 20-30 सवालों के जवाब निकालना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा टफ होगा. तो इस रवैये से आपकी मेंटल स्टेट एक एक्चुअली पता चल रही होती है कि आप लोग सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप लोग बस किसी तरह से इम्तिहान पास कर लें. आप लोगों का ये रवैया कतई नहीं है कि आपका रवैया लर्निंग वाला हो. वंस यू डेवलप दिस एटीट्यूड और एप्टीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, तो यकीन करें ना ये कोई इम्तिहान मसला रहने आपके लिए और ओवरऑल भी बाकी सारी चीजें आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगी. जिंदगी गुजारनी बड़ी आसान हो जाएगी आपके लिए. अब मसला क्या होता है जब आप शॉर्टकट्स ढूंढने में पड़ जाते हैं ना कि जल्दी जल्दी ये चीजें हमें पता चल जाए, जल्दी जल्दी ये चीजें हम किसी तरह से कर लें. अल्टीमेटली आप वन वे और अदर वे इम्तिहान पास कर भी लेना तो आप समझ लें कि फिर भी एक इंतहाई एवरेज और लो एवरेज या बिलो एवरेज किस्म के बंदे दुनिया में साबित होंगे. और वंस यू डेवलप दैट एटीट्यूड कि आपका पढ़ने की तरफ रवैया एक अच्छा हो गया है, जानदार हो गया है, शानदार हो गया है, आपको पढ़ने में मजा आना शुरू हो गया है, लर्निंग में मजा आना शुरू हो गया है, तो फिर ये 100 नंबर 200 नंबर वाले जो इम्तिहान है ना, ये कुछ भी नहीं ऐड होने से आपको होगा. नथिंग विल हैपन. आप जितनी एफर्ट शॉर्टकट ढूंढने के लिए करते हैं ना, उससे कम एफर्ट में ये रवैया डेवलप हो सकता है क्या पढ़ने वाला, लर्निंग वाला. सिर्फ वो रवैया अपने डेवलप कर ले, कोई फील्ड, कोई चीज, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला फिर मसला नहीं रहेगा. दुनिया ने इतनी चीजें, अब तो वही बात आ गई ना कि फैसिलिटेट कर दी आपको नॉलेज में. आप कुछ पढ़ना चाह रहे हो, कुछ देखना चाह रहे हो, रात को मेरा ख्याल है मेरे जानने वाले कब आया, मुझे फोन आया कि जी प्लान टॉपिक में मैंने असाइनमेंट जमा करानी है. रात मुझे जो है ना वो जिसने करवानी थी जमा वो भाग गया बंदा, जिसको उसने पेड कंटेंट दिया हुआ था बनाने के लिए. तो मुझे जो है ना वो आप बताएं कि मैं क्या करूँ. सुबह कल का दिन है, परसों मैंने जमा करवानी है. तो अब रात को 12-1-2 बजे का टाइम था. इट टुक मी ओनली 30 मिनट्स के मैंने उसके ऊपर 10 PDF में अच्छे अच्छे चीज़ें डाउनलोड करके उस टॉपिक पे उसको भेज दी कि ये देखो ये चीज़ें इधर से कॉपी पेस्ट करके अपनी असाइनमेंट बना लो. और वो असाइनमेंट एक काम की असाइनमेंट थी, को बहुत वो ये नहीं थी कि बहुत टफ थी. उन्होंने कहा हुआ था कि नेट से कॉपी पेस्ट करके आप चीज़ें दें.
अच्छा अब आप बताएं कि आधे घंटे में आपने 10 डिफरेंट किस्म की फाइल्स 50-50 पेजेस की PDF की ढूंढ के उनको डाउनलोड करके उसकी बुक की आउटलाइन देख के आइडिया लेके, और वो बिल्कुल एक नया टॉपिक था मेरे लिए, कोई उसमें मेरे लिए इंटरेस्ट नहीं था, तो हमने उसको सॉल्व कर लिया आधे घंटे में। तो होता क्या है कि जब आप ये रवैया रख लो कि ठीक है जी अब चीज़ मैंने करनी है तो आप बड़ी आराम से कर लो। जब आप ये रवैया रख के बैठे हो कोई ऐसा जादू हो जाए, क्लास में जाए और वापस आए और कॉम्प्रीहेंशन आ जाए, तो वो रवैया गलत है। पैसेज पढ़ना सीख ले, फिर रोज का एक पैसेज ऐसे लेजरली पढ़ते रहे, आपको आहिस्ता 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 पढ़ने में मजा आना शुरू हो जाएगा। और फिर ये कॉम्प्रीहेंशन तो आपको कोई मसला ही नहीं लगनी कि मैंने इसके सवालों के जवाब देने हैं। यू विल डू इट हैप्पीली और प्लेजरली एंड लेजरली। आप कुछ वो लगेगा नहीं कि आपको बहुत काम कर रहे हैं। हाँ जी, अब हम सवाल पहला क्या था जी, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ साइंस एंड। मैंने बेटा ये सिर्फ इतना सा एरिया दिया, ये मैंने प्योर कॉम्प्रीहेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाई हुई असाइनमेंट्स, ये मैंने वैसे 30 असाइनमेंट्स बनाई हुई है बच्चों के साथ, मैं रीडिंग और क्रॉस क्वेश्चनिंग जबानी कर रहा हूँ। तो ये वो बिल्कुल प्योर कॉम्प्रीहेंशन नहीं है, वरना अगर प्योर कॉम्प्रीहेंशन होती तो शायद इसमें डिटेल्ड आंसर होते। साइंस रैशनलाइजेस फिलॉसफी। मैंने आपको कहता हूँ कि मोनोक्लॉज सेंटेंसेस, छोटे सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, इजी सेंटेंसेस ये ज्यादा अपीलिंग होते हैं। 3 वर्ड्स का सेंटेंस, साइंस रैशनलाइजेस फिलॉसफी, फुल स्टॉप। स्मॉल सेंटेंसेस लिखे, टू द पॉइंट लिखे, रेलिवेंट लिखे, और जितना उसको आप पैसे से रिलेट करके लिखेंगे उतना चार्मिंग और अच्छा लगेगा। अब इसकी बजाय मैं 10 वर्ड्स का एक सेंटेंस लिख देता, वो शायद इतना अपीलिंग, इतना अच्छा या इतना आपको अट्रैक्ट करने वाला ना होगा। मैंने उसको एक लाइन में सम अप कर दिया है कि साइंस और फिलॉसफी का रिलेशनशिप क्या है, साइंस रैशनलाइजेस फिलॉसफी, इट सर्व्स द लेटर एज सेंसेस सर्व द। दूसरी उसकी एक्सप्लेनेशन में आ गया, उसमें भी कोई इरेलीवेंट बात नहीं की गई, एरिया ये ऊपर डिटरमिन पहले कर दिया है। द रिलेशनशिप ऑफ साइंस नीड्स नो फर्दर क्लैरिफिकेशन, साइंस आर द विंडो थ्रू व्हिच फिलॉसफी सीज द वर्ल्ड, दे आर द सेंसेस टू ऑफ व्हिच इट इज द सोल। तो इन 3 लाइनों से मेरे पास ये बात आ गई है। थ्रू साइंस फिलॉसफी कैन मेक ऑब्जर्वेशन, मेक हाइपोथेसिस, एनालाइज चैलेंजेस एंड रीच लॉजिकल एंड इम्पार्शियल रिजल्ट्स। ये सारा इन्फ्लुएंस करके लिखा हुआ है। इसका एक्सरसाइजेस का पर्पस भी ये होता है कि बच्चों को इन्फ्लुएंस सिखाया जाता है कि आप ये मैसेज पढ़ के डायरेक्ट आंसर देने की बजाय अब आप उसमें से इन्फर कर करके आंसर दो। ये इनका असल पर्पस होता है, ये जो थी बनाई गई एक्सरसाइज। तो इसमें सिर्फ बेसिकली पर्पस इन्फ्लुएंस सिखाना है। वो कॉम्प्रीहेंशन वाला जवाब तो मैंने इसको ऐसे आपको बता दिया कि देख लें, वरना अगर कॉम्प्रीहेंशन में देते तो शायद जवाब थोड़ा सा और होगा। What are philosophy and science necessary for? Why are philosophy and science necessary for each other? Science prevents philosophy from अच्छा मुझे बताएं, साइंस रैशनलाइजेस फिलॉसफी और साइंस प्रिवेंट्स फिलॉसफी फ्रॉम बायसनेस में तो फर्क है। रैशनलाइज करती है मीन उसे अनबायस्ड बनाती है, उसे कहती है रैशनल होकर जवाब देना है जो भी देना। इधर मैंने सिर्फ उसी को फ्रेज चेंज कर दी है, मैंने सिर्फ वर्ड चॉइस चेंज कर दी है। बात फिर वही हो रही है कि रिलेशनशिप जो है वही है कि साइंस फिलॉसफी को बायसनेस से बचाती है। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन pragmatize philosophy, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन pragmatize philosophy। क्या ये भी बात वही नहीं है, रैशनलाइज कर लें या pragmatize कर लें? Otherwise, philosophy may fall a prey to mere theoretical knowledge and imaginative flights alien to the physical world around. फिर वो ऐसी फ्लाइट्स है फिलॉसफी जो कि एलियन हो। इसकी अभी एग्जाम्पल बेशुमार आनी है प्रेसी में, मैंने उधर और घटिया से घटिया तरीन, मुश्किल से मुश्किल तरीन पैसेजेस निकाले। On the other hand, philosophy checks science becoming, देख लीजिए फिर इंप्रेशन आ रहा है कि आपने ये लाइंस पढ़ के ऊपर पैसेज पढ़ के इस सवाल को आप कैसे जवाब करोगे। और ये जुबानी बच्चे पहले बता रहे होते हैं कि ये जवाब है इसका, ये जवाब है, ये जवाब, फिर उनको ये लिखा दिखाते कि ये देखो ये उसको टू द पॉइंट करेक्टेड हमने बता दिया। ठीक हो गया। अच्छा अब मैं वक्त की किल्लत को भी देख रहा हूँ, मैं आपको क्विकली ना 2-3 सिर्फ
जो है ना वो करा रहा हूँ, पैसेजेस का ओवरव्यू देने लगा हूँ कॉम्प्रीहेंशन में, जो किस तरह के आए हैं, और उसके बाद फिर हम अगले सेशन में पैसेज शुरू करेंगे। जी बेटा। 2017 और 2018 के प्रेसिडेंट्स हैं ट्रांसलेशन के और प्रेसिंग ऑपरेशन के, उनके सोर्सेज पता है आपको कहाँ से आते हैं? जी बता दें। और सर लास्ट टाइम पेपर जो इन्विजिलेटर होते हैं वो क्वेश्चन पेपर में आपको पेंसिल भी यूज़ नहीं करते कि ये आपने यूज़ कर बेटा ये पर्सनल घटिया ट्रेड्स हो सकते हैं किसी भी बंदे में, इसका स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पेनलाइजिंग होता है कि जी। आप ये बहुत ज़्यादा पेनलाइज करती है चीज़ कि आप पेंसिल भी नहीं यूज़ कर सकते और फिर करना बहुत आसान मुश्किल है। इसको रोक के लाइव ये लाइव चल रहा है ना, इसको एक सेकंड रोक दें, पॉज करें। हाँ आई गेस आप जब एमए में पेपर दे रहे थे ना, ये भी है, ये है, नहीं अभी चल रहा है, एक सेकंड अभी चल रहा है, डुबा दिया मैंने, अभी चल रहा है। तो बेटा नमाज पढ़ के सो जाते थे, तिलावत कुरान पाक करके जाते थे, नहीं बना पास अल्लाह तौबा करके अम्मा जी को कह के कि आप जाए नमाज तो